नमस्कार। भारत के दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वाधीन भारत में बराबरी का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया था। लेकिन उनके त्याग, तपस्या और संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने में यह वर्ग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी विफल रहा है। स्वतंत्र भारत के बहुसंख्यक समाज की इस त्रासदी का कारण क्या है? आज इस पर निष्पक्षता के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। 14 अप्रैल भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जन्म जयंती है। महापुरुषों के जन्म दिवस पर उनके आदर्शों और चरित्र का पर चिंतन मनन करने और उसने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने की अपनी परंपरा रही है। इसी निमित्त आज मैं आप सभी से बात करने के लिए उपस्थित हूँ। इस विषय को सम्यक रूप से समझने के लिए हमें इस निर्धन, निर्बल, निरक्षर, भूमिहीन किंतु अपनी श्रम शक्ति से नए भारत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहुसंख्यक समाज के अतीत पर संक्षिप्त रूप से दृष्टि डालनी होगी। भारतीय उपमहाद्वीप पर मुस्लिम बादशाहों और राज परिवारों के शासन काल में सबसे बुरी स्थिति थी। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में इस श्रमिक समाज की बहुसंख्यक आबादी की पीड़ा, दुर्दशा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष मानवीय आधार पर रखकर उनसे इनके उत्थान के लिए कुछ करने के लिए तैयार किया था। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार ने सामान्य मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इनकी बात को मान करके इस भारतीय उपमहाद्वीप में छुआछूत निरोधक कानून भी बनाए। इसी समय से सामाजिक समानता के दिशा में काम भी शुरू हुआ था। भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने इस समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार से सत्ता प्राप्त करने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार से यह प्रयास किया कि यह जो इस देश का विस्तृत समाज है, इनके शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिए काम किया जाए। और इसे संविधान में उन्होंने जोड़ा भी, उसके लिए संविधान में प्राविधान भी किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार से सत्ता प्राप्त करने वाले सत्ताधीश दल कांग्रेस ने समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब अंबेडकर द्वारा किए गए विशेष प्रावधानों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यदि भारतीय संविधान में दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लिए किए गए शैक्षिक और सरकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण की व्यवस्था को संविधान के लागू होने का, अर्थात 1950 में ही लागू कर दिया गया होता, तो आज इस समाज की ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन उस समय के सत्ताधारी दल ने देश में दलित वर्ग के लिए संसदीय क्षेत्रों और राज्यों की विधानसभा क्षेत्रों की सीटें आरक्षित करके इस बहुसंख्यक समाज के साथ छल किया और इनके समय समग्र विकास को राजनैतिक स्वार्थ में वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। दलित वर्ग के लिए आरक्षित
सरकारी नौकरियों के लिए भी जो आरक्षण था वह भी इस वर्ग के योग्य लोगों के अभाव में रिक्त रह गए। इसमें कुछ अंश भेदभाव और साजिश का भी रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस समय राजनैतिक उत्थान को राजनैतिक उत्थान की ओर मोड़ करके और अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध किए गए। हम सभी जानते हैं कि इस देश में जो संविधान की व्यवस्था थी आरक्षण की, दलित पिछड़े वर्ग की, उसे गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था, जिसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट के नाम से लोग जानते हैं। आज स्वयं को दलित शोषित पिछड़े वर्ग की रहनुमाई करने वाले जो नेता हैं वह भी कांग्रेस की भांति इनके समग्र विकास को राजनीति की तरफ मोड़ करके और उनको नारा देते हैं कि विकास के हर ताले को राजनीति की चाबी से खोला जा सकता है। पहले भले ही ऐसी स्थिति नहीं रही हो, लेकिन राजनीति में सत्ता पाने के बाद भी किस प्रकार का विकास इस दलित शोषित पिछड़े समाज का हुआ है, यह हम सभी के सामने है। ऐसे लोग जो इस बहुसंख्यक समाज का वोट लेकर के और जब सत्ता में बैठते हैं, सरकार में बैठते हैं, तो वह अपने और अपने परिवार के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए ही काम करते हैं। इस समग्र समाज का न तो कोई उनका चिंतन होता है, न उनकी कोई सोच होती है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद किसी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से इस दलित शोषित वर्ग के समग्र विकास के लिए काम नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद मान्यवर कांशीराम जी एक ऐसे समाज सेवी नेता हुए जिन्होंने एक व्यवस्थित मिशन के रूप में इन सारी परिस्थितियों का अध्ययन कर इस मानवीय मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले इस समाज में व्याप्त कुरीतियों, अशिक्षा, नशाखोरी, भूत प्रेत, पाखंड, गंदगी, बीमारी से ऊपर उठ करके इन्हें शिक्षित, संगठित होकर के अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की राह दिखाई। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था जो समाज अपनी अस्मिता को भूल गया था, अपने अधिकार को भूल गया था, उसे याद दिलाया, उसे जमीन पर उतारा। उन्होंने पढ़ने के लिए उन्हें शिक्षित किया, पढ़ने के लिए उनके अंदर भाव जगाया, सम्मान के साथ जीने के लिए साफ स्वच्छ रहने, साफ कपड़े पहनने और भूत प्रेत पाखंड से दूर रहने, नशाखोरी करने से दूर रहने की राह दिखाई। इसका एक बहुत बड़ा असर भी हुआ। अपना संपूर्ण जीवन इस काम में खपा करके मान्यवर कांशीराम ने एक संगठित शक्ति को खड़ा किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका यह मिशन भी राजनैतिक साजिश के स्वार्थ की भेंट चढ़ गया। जैसा होता है, थोड़ी सी शक्ति अर्जित करने के बाद जैसे ही आपका समाज में प्रभाव बढ़ता है तो आपके पीछे साजिशें शुरू हो जाती है। यही मान्यवर कांशीराम जी के मिशन के साथ भी हुआ। यह सही बात है कि मान्यवर कांशीराम जी ने इस समाज के स्वाभिमान को जगाने में,
इनकी कुरीतियों को मिटाने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त किया। लेकिन आज भी इस बहुसंख्यक श्रमिक समाज की बहुसंख्यक आबादी बेघर, अशिक्षित, बेरोजगार और बदहाल रह करके अपने जीवन में बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है। इसके वोट के सौदागर विभिन्न दल पार्टी बनाकर अपने बेटे बेटी परिवार को सत्ता सुख दिलाने के लिए इनको बरगला रहे हैं। क्योंकि इनके यहाँ गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, इस वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, वो भी एक अपने को अलग मान करके अपने शेष समाज से, भले वो इस समाज से आए हों, लेकिन इस समाज की चिंता नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा कारण है इस बहुसंख्यक समाज के पीछे रहने के लिए। ये कोई भी पार्टी है जो इनके नाम पर वोट बटोरने का काम करती है, इनको विभिन्न प्रकार के नारों में उलझा करके, छोटे मोटे लोभ दिखा करके इनके वोटों का सौदा करने वाले किसी भी दल के अंदर इस बात की सोच नहीं है कि इनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, इनकी कमाई कैसे बढ़े, इनके पास अपना घर हो, इन्हें भी समाज में बराबरी का सम्मान और अधिकार प्राप्त हो। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सभी इनके वोट के खरीदार हैं, सौदागर हैं। मैं अब अंतिम रूप से आपसे यह बात कहना चाहता हूं और इस देश के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस धरती पर सम्मान से जीने का अधिकार केवल समर्थ को है और यह समर्थ अपने सामर्थ्य और पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। कोई किसी को ऊपर उठाने के लिए नहीं आता है, चाहे वह आपके समाज का नेता हो या दूसरे समाज का नेता हो। आप देख रहे हैं, आज़ादी के 75 साल हो गए और आपके महापुरुषों ने बहुत सारा ये किया। आज जितने भी इस दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के रहनुमाई करने वाले लोग हुए, उन्हें अपने परिवार की चिंता है। वो जाति का नारा केवल वोट के लिए देते हैं और जीतने के बाद वह उस समाज को भूल जाते हैं। तो ये जो समर्थता है, उसको अपने सामर्थ्य और पुरुषार्थ से प्राप्त करने के लिए आज सबसे अच्छा अवसर है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आपके लिए संवैधानिक हथियार है। सबसे पहले तो आपको स्वयं को वोट के इन सौदागरों के चंगुल से निकलने का प्रयास करना होगा। स्वतंत्र होकर सोचना पड़ेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपकी संपूर्ण ऊर्जा को ब्राह्मणवाद के विरोध में लगा करके और नष्ट किया जा रहा है। हम किसी चीज को से लड़ने के बजाय अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं और सड़क पर हर पत्थर को हटा करके फेंकने लगेंगे तो हमें अपनी यात्रा पूरी करने में काफ़ी समय लगेगा। उन कठिनाइयों में से रास्ता निकालना होगा। हम दूसरे के साथ लड़ने में जो अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, जो अपने सामर्थ्य को खर्च कर रहे हैं, उस सामर्थ्य को हमें अपने को विकसित करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करना होगा, उनको शिक्षित, सुसंस्कृत बनाने के लिए खर्च करना होगा। हम बिना मतलब समाज में जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी के साथ लड़ने का काम करते रहेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है वह उस काम में खर्च हो रही है और हमारा विकास रुका हुआ है। तो इन ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए और आप अपनी सारी शक्ति को सकारात्मक सोच के साथ अपने बच्चों को शिक्षित और कुशल बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए करिए।
अपने को संगठित रखिए, लोकतंत्र में यह भी बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, संघर्ष, हमें संघर्ष अपने को और अपने संपूर्ण बहुसंख्यक समाज को ऊपर उठाने के लिए करना है, किसी को गरियाने के लिए नहीं करना है। हम इस अनावश्यक तनाव और विद्वेष से जिस दिन बाहर निकल करके और अपने विकास की बात सोचने लगेंगे, उस दिन से हमारे लिए रास्ते निकल आएंगे और निकल रहे हैं। राजनैतिक दलों के नेता जाति वर्ग का उन्माद उत्पन्न करके अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हमें किसी मुफ्त में मिलने वाले सामान के लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि देश की जो गरीब आबादी है उसको राशन मिल रहा है और उसका हम उपयोग क्या कर रहे हैं? जब घर में खाना है तो हमने काम करना बंद कर दिया। हम उसको सकारात्मक दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं कि अगर हमको कोई सरकारी सुविधा मिल रही है तो उसके बाद हम अपनी कमाई को जारी रखें, हम कमाएं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है मनुष्य का। अगर हम आलस्य और प्रमाद में पड़ करके कि हमारे घर खाना है, हम काम नहीं करेंगे, हम मजदूरी नहीं करेंगे, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आज एक अवसर है, एक आपको अगर राशन मिल रहा है, आपके बच्चों की फ्री पढ़ाई हो रही है, उनको स्कूल में भोजन मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, तो उसका उपयोग करिए ना, अपने बच्चों को पढ़ाने में उपयोग करिए। आप थोड़ी जो मेहनत करते थे, जब भूखे रहेंगे तो मेहनत करेंगे और घर में खाना है तो काम नहीं करेंगे, तो आपको कोई दूसरा ऊपर उठाने नहीं आएगा। वोट के समय आपको शराब पिला करके, मांस खिला करके, धोती साड़ी रुपए बांट करके वोट लेने वाले आपका वोट ले करके और सत्ता में बैठ जाएंगे और आपका विकास नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबसे पहला काम है कि अपने को आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपनी ऊर्जा को नकारात्मक बातों में, किसी को गरियाने में, किसी की आलोचना करने में खर्च करने की जगह संपूर्ण ऊर्जा को अपने विकास में खर्च करिए। निश्चित रूप से आपके समाज के अंदर, यह जो इस भारत का बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज है, उसके विकास के दिन आएंगे, बदलाव आएगा। ये आप बहुत इत्मीनान से बैठ के कभी सोचिएगा। भारत के अंदर 75 वर्षों के अंदर किसी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी किसी ने हमारी बात कही, लेकिन जबान से ज़मीनी स्तर पर आपके भी हक हिस्से का लोग खाते रहे। आप बेघर बेचारे बने घूमते रहे। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपको यह जानकारी तभी मिलेगी जब आप पढ़े लिखे होंगे। सामान्य छोटी छोटी बातों के लिए जो गरीब आदमी है, उसके लिए अगर कोई सरकार से सुविधा भी आती है तो दूसरे चालाक लोग उठा ले जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये तमाम योजनाएं चल रही हैं, रोज़ देखने और सुनने में आता है कि हाँ, उनके मकान बनाने का पैसा सरकार ने दिया और किसी दूसरे ने निकाल लिया, या उसके नाम पर किसी दूसरे ने उसे ठग करके पैसा ले लिया। इसके पीछे जो आपकी अशिक्षा है, आप जिस भी तरह से जी लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस समग्र समाज के समग्र विकास के लिए, सम्यक विकास के लिए आपको ऊपर उठना होगा और इसके लिए अपनी सारी ऊर्जा को सकारात्मक बना करके आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।